हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मतलब पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो पहले बिजनेस करने आई थी। धीरे धीरे यहाँ की जो पॉलिटिकल वीकनेस यानी इंडिया की पॉलिटिकल वीकनेस ये देखने के बाद उन्होंने यहाँ पे अपना शासन करना स्टार्ट कर दिया, यानी सत्ता स्थापित कर दी। इसलिए हमारा टॉपिक है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे, मतलब आखिरी जो पावरफुल राजा था मुगल एम्पायर का। ही एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नाउ नोन एज इंडिया। उन्होंने जो प्रेजेंट टाइम का भारत है उसके एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल स्थापित कर दिया था। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की डेथ हो गई थी। मैली मुगल गवर्नर्स, सूबेदार्स एंड बिग जमींदार बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिश रीजनल किंगडम्स। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो सारे जो मुगल सूबेदार थे, गवर्नर थे और बड़े बड़े जमींदार थे वो अपनी ताकत दिखाने लगे। एज पावरफुल रीजनल किंगडम emerged in various part of India, Delhi could no longer function as an effective center। और उन्होंने धीरे धीरे अपनी अपना साम्राज्य स्थापित किया, क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी, मतलब अपना छोटे छोटे राज्य बना लिए थे। और दिल्ली इस समय अधिक पावरफुल शक्ति का केंद्र नहीं रह सकी थी। दिल्ली उस समय क्या है कि मेन केंद्र था जहाँ पर राजा शासन करता था। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizons, the British। 18th सेंचुरी के बाद में जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी इंडिया की, उस समय एक नई ताकत आई। पॉलिटिकल सिचुएशंस के समय उस समय एक नई ताकतों के रूप में उभरे ब्रिटिश लोग, क्योंकि ये पहले तो क्या करने आए थे, बिजनेस करने आए थे, लेकिन यहाँ की जो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक वीकनेस का इन्होंने फ़ायदा उठाया। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर रेलिकेंट टू द एक्वायर्ड टेरिटरीज। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज़ पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी, मतलब स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों के कब्जे में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी उनकी, लेकिन ये धीरे धीरे इन्होंने यहाँ की सिचुएशन को समझ के कंट्रोल करना स्टार्टिंग कर दिया था। हाउ देन डिड दे कम टू द मास्टर ऑफ अ वास्ट एम्पायर। फिर ऐसी क्या स्थिति हुई कि एक दिन में वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे थे। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम आउट। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। बहादुर शाह जफर एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। इस पिक्चर में देखिए आप, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर जो ये हैं और उनके बेटों को गिरफ्तार करा गया था, तो वो पिक्चर्स के माध्यम से बता रहे हैं। आफ्टर औरंगजेब देर वॉज नो पावरफुल मुगल रूलर। औरंगजेब के बाद कोई भी इतना पावरफुल शासक नहीं बना, बट मुगल एम्पायर कंटिन्यू टू बाय सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट। लेकिन एक प्रतीक के रूप में जो मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। इन फैक्ट व्हेन ए मैसिव रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857, बहादुर शाह जफर द मुगल एम्पायर एट द टाइम, जब 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया इंडियन लोगों ने, तो उन लोगों ने अपना शासक किसे बनाया, बहादुर शाह जफर को। वॉज सीन एज द नेचुरल लीडर। वंस द रिवॉल्ट वॉज पुट डाउन बाय द कंपनी, बहादुर शाह जफर वॉज फोर्स टू लीव द किंगडम। जब अंग्रेजों द्वारा इस क्रांति का दमन कर दिया गया तो बहादुर शाह जफर को साम्राज्य छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया और उनके बेटों को भी मार दिया गया। हिज सन्स वर शूट इन कोल्ड ब्लड, और उनके सामने ही उनके बेटों का खून कर दिया गया।
ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, क्योंकि हमारा जो कंट्री है ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी ईस्टर्न की तरफ है और वो जो ब्रिटेन है वो वेस्ट की तरफ है। In 1600, the East India Company acquired a charter from the rulers of England. क्वीन एलिजाबेथ सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उससे चार्टर ले लिया, मतलब परमिशन ले ली, इजाज़तनामा जिसे कहते हैं, परमिशन ले ली भारत में व्यापार करने की, बिजनेस करने की, granting the sole right to trade with the East. This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. इसका मतलब, इस इजाज़तनामे का मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और भी व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती, यानी कंपटीशन नहीं कर सकती। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन लुकिंग फॉर न्यू लैंड फ्रॉम विच इन could buy goods at a cheap price and carry their back to Europe to sell at high prices. इस चार्टर के सहारे जो कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, मतलब नए प्लेसेस को खोज सकती थी और वहाँ पर से जो सस्ती चीज़ें खरीद कर और अपने कंट्री में लाकर ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। द कंपनी the company did not have to fear competition from other English trading companies. कंपनी को दूसरी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का कोई भय नहीं था, क्योंकि वहाँ से इंग्लैंड में तो उनको परमिशन मिल गई, इंग्लैंड की दूसरी जो बिजनेस कंपनी थी उनसे कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी। मर्सेंटाइल्स trading companies in those days made profit primarily by the excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. उस ज़माने में मर्सेंटाइल यानी वाणिज्यिक यानी व्यापारिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमाती थी, मतलब वो कोई कंपटीशन नहीं करते थे, कंपटीशन को इग्नोर करके ही ज़्यादा बिजनेस कर सकते थे या प्रॉफिट कमा सकते थे। अगर कोई कॉम्पिटिटर ना हो उनके सामने तो भी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत लगाकर बेच सकते थे। ये देखिए, यहाँ ब्रिटेन जो है वेस्ट की तरफ है और वहाँ से समुद्री मार्ग के द्वारा ये बिजनेस करने आए थे इंडिया में। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रेजेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स. By the time the first English ship sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope and across the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and their base in Goa. लेकिन ये जो शाही दस्तावेज़ था, यानी जो महारानी के द्वारा जो उन्होंने इजाज़तनामा लिया था, उससे क्या है कि दूसरी जो यूरोपियन पावर्स थी, यानी अंग्रेज़ कंपनियों के अलावा यूरोप के दूसरी कंट्री से जो कंपनी बिजनेस करने यहाँ आ सकती थी, उनको नहीं रोक सकते थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। वो अपने कंट्रीज़ की कंपनियों को तो रोक सकते थे, लेकिन अदर कंट्री से जो कंपनी आ रही थी उनको नहीं रोक सकते। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए, जैसे अफ्रीका के ये वेस्टर्न की तरफ से आ रहे हैं, छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर को पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने जो समुद्री मार्ग ढूंढ लिया था, भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। यानी वो इंडिया के वेस्ट की तरफ पोर्टुगीज़ लोग आ गए थे, क्योंकि वास्को डी गामा जो पोर्टुगीज़ का रहने वाला था उसने ये रूट खोज लिया था। और वहाँ पर सबसे पहले इन्होंने कहाँ पे, गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। In fact it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer who had discovered
द सी रूट इन इंडिया इन 1498। ये जो वन वर्ड के क्वेश्चन बन सकते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे इंडिया की जो सी रूट की खोज किसने करी थी? वास्को डिगामा ने 1498 में। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डिगामा ने ही 1498 में पहली बार भारत के तक पहुंचने का इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। बाय द अर्ली 17th century द डच टू हैव exploring the possibilities of a trade in the Indian Ocean। और 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में हिंद महासागर में डच लोग भी बिजनेस करने आने लगे। Soon the French traders arrived on the scene। उसके बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आए। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टिंग बाइंग द सेम थिंग। समस्या ये थी कि सारी जो कंपनी जो बिजनेस करने आ रही थी वो सारी एक जैसी चीज़ें खरीदनी चाहती थी। द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। पेपर, क्लोव्स, कार्डमन्स एंड सिनामन्स फॉर वर इन ग्रेट डिमांड। वे यहाँ के जो भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के कपड़ों की यूरोप के बाज़ारों में काफ़ी डिमांड थी। इसके अलावा जो पीपर, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये जो इंडिया के गरम मसाले थे, उनकी ज़बरदस्त डिमांड यूरोप में थी। कंपटीशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज इनवाइटेबली पुट अप द प्राइजेस at which this good could be purchased and this reduced the profit that could be earned। यूरोपियन कंपनियों के बीच इस जो कंपटीशन जो बढ़ता जा रहा था, भारतीय जो मार्केट था इन चीज़ों की कीमत बढ़ने लगी, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है और जो उसकी पूर्ति कम होती है तो उसकी कीमत बढ़ने लगती है, किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ने लगती है। इससे मिलने वाला जो प्रॉफिट होता है उसको डाउन हो जाता है। इन व्यापारिक कंपनी द ओनली वॉज द ट्रेडिंग कंपनी कुड फ्लरिश वॉज द एलिमेंटिंग रिवाइल कंपिटिटर द अर्ज टू द सिक्योर मार्केट देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। जो व्यापारिक कंपनियां थी उनके सामने जो फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि यानी प्रॉफिट कमाने का एक ही रास्ता था कि वे अपनी जो कॉम्पिटिटर कंपनियों को ख़त्म कर दे। लिहाजा इस बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत स्टार्ट कर दी थी। थ्रू द 17th and 18th century they regularly sank each other's ships, blocked routes and prevented rival ships from moving the supply of the goods। 17 और 18 सेंचुरी में जब भी मौका मिलता एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज़ को डुबो देती या रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विथ आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। तो ये बिजनेस जो हथियारों की मदद से चल रहा था, क्योंकि एक दूसरे को डाउन करके ही आगे बढ़ना चाह रही थी सारी कंपनियां। व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी, फोर्टिफिकेशन यानी किले बना के उसमें अपना सामान रख के उस तरह सुरक्षित रखा जा रहा था। This effort of 40 settlements and carried on portable trade also led to the intense conflict with local rulers। The company therefore found it difficult to separate trade from politics। Let us see how that happened। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापारी में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण जो लोकल राजा थे उनके बीच में मतभेद बढ़ने लगे थे। इस प्रकार व्यापार राजनीति को इस एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। लेट अस सी हाउ दिस हैपन। आइए देखें ये कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से व्यापार शुरू करती है। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर नोन एट द टाइम वॉज फैक्ट्रीज ऑर्गेनाइटेड। इन व्यापारियों को उस ज़माने में
फैक्टर कहा जाता था। द फैक्ट्री हैड एन वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वॉज स्टोर्ड। फैक्ट्री जहाँ पे ये इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी, उन फैक्ट्री में गोदाम टाइप में ये थे और उन पे सामान वगैरह रखा जाता, चीज़ों को इकट्ठा किया जाता था जो उनको एक्सपोर्ट करते थे। इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल्स सेट। इसके अलावा यहीं पे उनके दफ्तर थे जहाँ ऑफिसर बैठते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी प्रसुडेड मर्चेंट ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी के सौदागर और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया गया। 2 years later, by 1696, it began building a fort around the settlement. 2 years later, it barbered Mughal officers into giving the company जमींदारी rights over 3 villages. 1690 तक कंपनी के ने इस आबादी के चारों ओर एक किला बनाना स्टार्ट किया और साथ ही 2 साल में इन्होंने क्या किया कि मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की ज़मींदारी भी खरीद ली। वन ऑफ दीज वाज कलकत्ता। इनमें से एक था कालीकत्ता, जिसको बाद में कलकत्ता कहा जाने लगा, कोल, विच लेदर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता, और जो प्रेजेंट टाइम में कोलकाता के नाम से जाना जाता है, नोन एज इट इज़ नोन टुडे। इट ऑल्सो प्रेसिडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। और कंपनी के मुगल सम्राट औरंगजेब को भी इन्होंने इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान एक शाही आदेश होता था, रॉयल ऑर्डर्स। द कंपनी एंड ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस मोर कंसेशंस एंड मैनी पुलिड एक्सिस्टिंग प्रिविलेजेस। औरंगजेब फरमान फर्स्ट एंड हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान को से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला होता। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग अ प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। लेकिन जो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे जिनका पर्सनल बिजनेस होता था, उनको ये छूट नहीं दी गई। दिस दे रिफ्यूज टू पे causing an immense loss of revenue for Bengal. How could the Nawab of Bengal, मुर्शिद कुली खान, not protest? लेकिन उन लोगों ने भी शुल्क चुकाने से, मतलब ड्यूटी टैक्स देने से मना कर दिया और बंगाल में राजस्व वसूली बहुत ही कम होगी। ऐसे में भला बंगाल के नवाब जो मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया था। ये देखिए, लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स शिप्स फ्रॉम इन मद्रास, पेंटेड बाय विलियम सैमसन 1867। इस पेंटिंग को बनाया 1867 में विलियम सिम्पसन ने, जिसमें ये बताया था कि मद्रास के से सामान लाती स्थानीय नौकाएं।